नमस्कार। इन्वर्सन ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। ये हिंदी का वीडियो नंबर 2 लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, जो हिंदी के लिए स्पेशल यूपीपी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन बिंदुओं को लिया गया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में सवाल आते हैं, उनको आधार लेते हुए 35 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और इस प्रकार के वीडियो हम और आगे लेके आएंगे। पूरे कोर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक वाक्यांश दिया हुआ है और उसके लिए 4 विकल्प दिए हैं शब्दों के, उनमें से क्या होगा? वाक्यांश है जिस पुरुष की स्त्री मर गई है। विकल्प है सधवा, विधवा, विधुर, बधवा। अब देखिए चारों विकल्पों के बारे में जान लीजिए। सधवा उसे कहते हैं जिस स्त्री का पति जीवित है। धव कहते हैं पति को, सा मतलब साथ, पति के साथ। सधवा यानी पति जीवित है, स्त्री का पति जीवित है तो सधवा। विधवा जिस स्त्री का पति मर गया है वो विधवा। विधुर जिस पुरुष की स्त्री मर गई है वो विधुर। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा विकल्प सही है, विधुर। बधवा कोई शब्द नहीं। तो ये 3 जो विकल्प हैं उनको भी समझ लीजिए। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति मर गया है और जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का उत्तर विधुर होगा। अगला प्रश्न है सामने, ये दिए गए शब्द के अनैकार्थी शब्द का चयन करें। शब्द आपका जो दिया है वो है अर्थ और 4 विकल्प हैं धन, ऋण, कार्य, सौदा। अब यहाँ पे बताना है कि अर्थ शब्द का इन 4 विकल्पों में से और कौन सा अर्थ है। तो समझ लीजिए धन, ऋण, कार्य, सौदा। अर्थ के शब्द अर्थ हैं धन मतलब कारण और लिए। लोग कहते हैं ना अर्थ संबंधी, आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक का मतलब धन की स्थिति। तो देखिए एक विकल्प आपके सामने है धन। वैसे और अर्थ भी होते हैं, मतलब कारण लिए, ये भी अर्थ होते हैं। एक विकल्प में सामने मिल गया तो ये उत्तर होगा अर्थ का मतलब धन है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। ये तीसरा प्रश्न सामने आपके दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक पहचाने। ये आपका रेखांकित शब्द है, ये कारक चिन्ह। चाकू से फल काटो, से शब्द किसकी विभक्ति है? आप देखिए कर्म, करण, संबंध, अपादान। देखिए से शब्द करण कारक की भी विभक्ति है, से द्वारा, और अपादान कारक की भी विभक्ति है से, लेकिन ये अलगाव के अर्थ में है और ये साथ साथ के अर्थ में है। अब कर्म का है को, संबंध का है का, के, की। अब आप देखिए विकल्प में आपके जो दिया है को, से द्वारा, से, काके की। अब चाकू से फल काटो, जब साथ साथ के अर्थ में से शब्द आवे, साथ साथ के अर्थ में से शब्द आवे तो कौन सा कारक है? करण कारक है। ये उत्तर सही होगा। अगर से शब्द अलग हटने के अर्थ में आवे तो अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती हैं। से शब्द अलग हटने के अर्थ में है तो अपादान, और से शब्द साथ साथ के अर्थ में है तो करण कारक है। चाकू से फल काटो साथ साथ के अर्थ में है, इसलिए करण कारक होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। ये निम्न वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। मेरे पास एक गेंद है और उसके पास एक बल्ला है। ये वाक्य दिया है, रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। विकल्प में भी वही दिए हुए हैं। सरल वाक्य वह वाक्य होगा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। जैसे राम खाना खाता है, राम कर्ता, खाता है क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, तो सरल वाक्य है। और जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य है
ये उपवाक्य जो है विशेष प्रकार के शब्दों से को, जो, इसलिए, क्योंकि, जब, जहाँ जैसे शब्दों से जुड़ा है तो वो आपका मित्र वाक्य होगा। जैसे राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, मैं वहाँ गया जहाँ मेरे पिताजी पढ़ते थे। अब उपवाक्य जुड़ा है तो वो मित्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य वह होगा जिसमें दो वाक्य किसी संयोजक अवयव से जुड़े हों। संयोजक अवयव क्या है? और, या, व, अथवा, किंतु, परंतु, ये। अब आप इसमें देखिए क्या है, मेरे पास एक गेंद है और ये देखिए आपका संयोजक अवयव और से ये दो वाक्य जुड़े तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। ये तो इस प्रकार से कोई और वाक्य आता है तो उसकी आप पहचान आराम से कर लें। जो हमने बात बताई, वीडियो को बार बार देखा करें तो जिससे बातें क्लियर हो जाया करेंगी। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को स्पष्ट करना आपको बहुत आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द छांटे। शब्द दिया है मोर, पुल्लिंग है। अब विकल्प दिए हैं मोरी है, मयूरा, मयूरी, मोरनी। मोर में ना प्रत्यय जोड़ा गया तो बना मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। उसी प्रकार से जैसे अश्व शब्द लिखा है, अश्व, इसका स्त्रीलिंग अश्वा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे दिगंबर शब्द है, दिगंबर, इसका स्त्रीलिंग होगा दिगंबरा, दिगंबरा। जैसे सुनयन शब्द है, सुनयन, सुनयन, इसका होगा सुनयना, सुनयना। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग के लिए आ बना करके प्रत्यय लगा करके बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे शेर शब्द है, शेर, जैसे मोर था उसी प्रकार से शेर शब्द है, शेर का शेरनी, नी बना करके, जैसे मोर का मोरनी। तो इस प्रकार से ये शब्द कैसे प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुए। अगले प्रश्न में आते हैं। ये सामने आपके है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला शब्द क्या है? आप देखिए नहर शब्द है, इसका बहुवचन क्या है? विकल्प दिया है नहरें, नहरिया, नहरी, नहरियों। तो नहर शब्द एक वचन है, कई नहर है तो नहरें। पहला विकल्प नहर का नहरें, बिंदी यहाँ लगी होनी चाहिए, नहरें नहीं नहरें, बिंदी। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में दे लेना। तो नहर का नहरें होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। यह शब्द आपका है, ये है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है कृदंत, तद्धित, अकारांत, प्रत्ययांत। आप चारों शब्दों के बारे में समझ लीजिए क्या है। कृदंत उन शब्दों को कहते हैं कि कोई शब्द मूल रूप से क्रिया है या धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप, उसके अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो नया शब्द बनता है वो कृदंत है। जैसे तैरना क्रिया है और आक प्रत्यय लगा तो तैराक, तो ये तैराक शब्द कृदंत हुआ। क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तद्धित क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितान बोलते हैं, और जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और अकारांत जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाए उन्हें अकारांत कहते हैं। और प्रत्ययांत जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा हो, प्रत्ययांत, तो आ लगा है तो अकारांत है। अगर छोटी ई लगा होता तो इकारांत, छोटा ऊ लगा होता तो उकारांत। तो जो शब्द लगा है वही अंत। फिर ये हुआ। अगले प्रश्न में आते हैं। रोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कोई शब्द है उसका सही विच्छेद विस्तार जानने के लिए व्यंजन जो लिखा है उसको लिखें और उसमें हलंत लगावें, और फिर उसमें जो स्वर लगा हुआ है उसको लिखें। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हुए फिर अगला व्यंजन लिखें, उसमें हलंत लगावें और उसमें जो स्वर लिखा हुआ है उसको लिखें, और यह क्रिया अंत वाले वर्ण तक ले जाएं। अपने आप से उसका विस्तार मिल जाएगा। देखिए रा है लिखा है तो रा में हलंत लगाया और ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगाया।
फिर हा लिखा हुआ है, हा लिखा, हलंत लगाया और छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई लगाया। फिर अड़ा लिखा है, अड़ा लिखा, हलंत लगाया और कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा लगा। ये हो गया विस्तार। और विस्तार विकल्प से देख लो, रा ओ हा में देखिए हलंत लगा है ई, अड़ा में हलंत लगा है ई, तो ये पहला विकल्प सही होगा, रोहिणी। कोई और शब्द हो, जैसे आपका शब्द है अन्याय, अब इसमें देखो आ लिखा है तो आ लिख दिया आपने, स्वर में हलंत नहीं लगाना, व्यंजन में हलंत लगाना। फिर लगाया, ये आधा ना लिखा है, ना में हलंत लगाया है तो आधा ना हो गया, और इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो छोड़ा स्वर नहीं लिखेंगे। फिर या लिखा है तो या लिखा, हलंत लगाया, आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगाया। फिर या लिखा है, या लगाया, हलंत लगाया और आ में छोटा की मात्रा है तो छोटा आ लिखा। ये देखिए अन्याय। कोई भी शब्द हो, आप व्यंजन लिखो, हलंत लगाओ, अगर व्यंजन आधा लिखा है तो व्यंजन लिख करके हलंत लगा दो, फिर उसके आगे स्वर न लिखो। इस प्रकार से विस्तार रूप प्राप्त होता है। बहुत। फिर निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचाने। इस 4 विकल्प लिखे हैं, कौन सा शुद्ध रूप से शब्द लिखा हुआ है इसकी जांच करनी है आपको। देखिए आशीर्वाद, ये उज्जवल, पल्लव, अहिल्या। अब देखिए आशीर्वाद ये सही कि नहीं सही, ये शब्द गलत है, आशीर्वाद शब्द होगा इस प्रकार से। देखिए आशीर्वाद शब्द ये लिखा जाएगा, सही होगा आशीर्वाद, वा के ऊपर रा लगा हो तो ये सही होगा, इसलिए ये गलत है। फिर उज्जवल शब्द में 2 आधे जा होंगे, ऊ आधा जा, फिर आधा जा, उज्जवल व और ला, ये सही होगा, तो ये वाला गलत है, पूरा जा लिख दिया है। फिर आपका अहल्या शब्द ये भी गलत है, ये सही शब्द होगा अहल्या, ये शब्द सही है। हा में छोटी की मात्रा लगी है वो गलत है, इससे 3 शब्द गलत हैं। और पल्लव शब्द पूरी तरह से सही है, ये पल्लव सही। बाकी शुद्ध ये रूप हैं, पल्लव इसमें शुद्ध लिखा है तो उत्तर ये पल्लव होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये शब्द है, दिए गए वाक्य में विशेषण को पहचाने। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बतावें, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आपके सामने दिया है वाक्य, राम आज काली कमीज पहने हुए है। अब देखिए रंग जो होते हैं वो गुणवाची विशेषण में आते हैं, तो काली कमीज, काली ये आपका विशेषण होगा, काली शब्द विशेषण है। फिर अगले सब प्रश्न में आते हैं, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 4 विकल्प है जिसमें 3 रचनाएं सूरदास की हैं और 1 रचना सूरदास की नहीं है। वैसे आप समझ लीजिए सूरदास ने 3 ही रचनाएं लिखी हैं, वो हैं शूरसागर ये रचना लिखी, शूर शारावली ये रचना लिखी, साहित्य लहरी ये रचना लिखी, शूर सलाका ये रचना नहीं है, तो उत्तर हो गया शूर सलाका, ये सूरदास की रचना नहीं है, किसी की नहीं है। शूर सलाका लिखी नहीं गई, इससे शूर सलाका ये सूरदास की रचना नहीं है। अगला आते हैं, ये रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। रामचंद्रिका एक राम काव्य है जो रीतिकाल में लिखा गया, और इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, तुलसीदास, केशवदास, रामानंद, रामदास। तुलसीदास ने तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, वैसे 12 ग्रंथ लिखे जो हिंदी भाषा में, उनमें 6 ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे, 6 ब्रजभाषा में लिखे। तो तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो ये यहाँ रामचंद्रिका पूछ रहे हैं। वैसे रामचंद्रिका तुलसीदास की रामचरितमानस के विकल्प के रूप में लिखी गई थी, लेकिन जितना रामचरितमानस प्रसिद्ध हुई उतना रामचंद्रिका नहीं प्रसिद्ध हुई, तो तुलसीदास ने नहीं लिखी। केशवदास आते हैं, केशवदास ही रामचंद्रिका के लेखक हैं, उत्तर सही है केशवदास। और इस पुस्तक को एक और नाम दिया गया, छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका को क्या कहते हैं, छंदों का अजायब घर, अजायब घर कहते हैं, यानी इतने ढेर सारे छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहते हैं, लेखक केशवदास हैं।
फिर आगे आते हैं, ये तुलसीदास ने कवितावली किस भाषा में लिखी। अभी हमने बात की थी कि तुलसीदास ने जो 12 ग्रंथ हिंदी में लिखे उसमें 6 ब्रजभाषा में लिखे और 6 अवधि में लिखे। तो तुलसीदास की ये कवितावली है, कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। अवधि में रामचरितमानस लिखी गई है, बुंदेली में उन्होंने नहीं लिखा, संस्कृत में भी कुछ लिखा लेकिन वो अलग है। तो इस प्रकार से ब्रजभाषा में कवितावली लिखी गई। फिर अगले प्रश्न है, ये है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार आप पढ़े पंक्तियाँ, फूले काश शकल मही, मही है मत नहीं मही छाई जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। आप देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। उपमा वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुओं में किसी गुण की तुलना की जाए। सी सरिस जैसे शब्द दिए होते हैं बीच बीच में, सी सरिस ये शब्द आ जाते हैं, तुलना होती है तो उपमा। रूपक वहाँ होता है जहाँ उपमे में उपमान का पूर्ण आरोप कर दिया जाए। जैसे कहा जाए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान, सी सरिस समान, तो समान शब्द तुलना करा रहा है इसलिए यहाँ पर उपमा है। और रूपक में क्या है, मुख चंद्रमा है, मुख को चंद्रमा मान लिया गया तो वहाँ रूपक है। और उत्प्रेक्षा वहाँ होगा जहाँ मुख में चंद्रमा की संभावना, उपमे में उपमान की संभावना। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु जैसे शब्द आएंगे। कौन कौन से में, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु जैसे शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा। आप देखिए जानु शब्द ये है ना, जानु। अब देखिए जानु, बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु जानो मनु मानो। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा जानु। तो उपमेय में उपमान की संभावना, जानो वर्षा ऋतु ने अपनी वृद्धावस्था प्रकट कर दी है, ये आया। और भ्रांतिमान वहाँ होगा जहाँ दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का उसमें ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान है। चलिए फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 विकल्प हैं, फिल्म, खेल, साहित्य, हिंदी। देखिए फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार प्रसिद्ध है, दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, ये दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये सब दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत भारती पुरस्कार, हिंदी के क्षेत्र में, वैसे हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है, इसलिए भारत भारती पुरस्कार को आप लिखें साहित्य के क्षेत्र में, ये ज़्यादा व्यापक उत्तर होगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। फिर अगला आता है, अगले प्रश्न में ये है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के अव्यय को पहचाने। राम स्कूल गया और वहाँ पर पढ़ाई की। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक। अब देखिए और शब्द, इस संबंध बोधक अव्यय वो प्रीपोजिशन जिसे आप बोलते हो, जो संज्ञा के बाद आते हैं या उनकी विभक्तियों के बाद आते हैं, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाते हैं, वो आपके संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। समुच्चय बोधक कंजंक्शन जिसे बोलते हो, कंजक्ट जोड़ने का काम करते हैं, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य या एक मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आकर के उस शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द चलने के पहले आया, उसकी क्रिया की विशेषता बताया, तो वह क्रिया विशेषण। और विस्मयादिबोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ कोई संबंध नहीं रखते, वो केवल भाव प्रकट करते हैं। सुख का भाव, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव, संबोधन का भाव, वो विस्मयादिबोधक होते हैं। अब इसमें देखिए 2 वाक्य, राम स्कूल गया एक वाक्य, वहाँ पर पढ़ाई की दूसरा वाक्य, और उसके बीच में और शब्द आकर के उस वाक्य को जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाले को भी बताया हमने समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होगा जहाँ 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाए वो समुच्चय बोधक होगा। उत्तर सामने आया। अगला प्रश्न आता सामने, निम्न वाक्यों में
शुद्ध वाक्य की पहचान करें। 4 वाक्य दिए हुए, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये देखना है। भारत में अनेक जाति हैं। देखिए अनेक शब्द बहुवचन है तो उसके साथ जाति शब्द भी बहुवचन होना चाहिए, नहीं है, इसलिए जाति शब्द यहाँ गलत है, इसलिए ये वाक्य गलत। भारत में अनेकों जाति हैं, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, उसको अनेकों करके उसका रूप विकृत कर दिया गया, इसलिए ये वाक्य गलत है, ये नहीं सही हो सकता। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक शब्द बहुवचन है और जातियां बहुवचन के रूप में आया, इसलिए यह वाक्य पूर्णतया सत्य है। और देखिए चौथे वाक्य में क्या गड़बड़ी है, भारत में अनेकों जातियां हैं, फिर वही अनेक शब्द बहुवचन है, यहाँ अनेक बहुवचन का विकृत रूप लिखा गया अनेकों, इसलिए वह वाक्य गलत है। तो सही वाक्य भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाक्य सही होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये है, और आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए जो प्रश्न सामने आ रहे हैं वो किन किन बिंदुओं से आ रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं पर आप ज़्यादा फोकस करें, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता मिलेगी। और ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन बिंदुओं को चुन के हम ढेर सारे वीडियो आपके सामने लाएंगे, उनको आप ध्यान से देखें और उन बिंदुओं पर फोकस करें, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन सामने है आपके, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं। पहले रोला छंद के बारे में जान लीजिए क्या है। वैसे मात्राएं लिखी हुई हैं 16, 24, 28, 32। अब रोला छंद कैसा छंद है इसके बारे में पूरी जानकारी लें। रोला छंद ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब इसका क्या हुआ, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा छंद सममात्रिक है। सममात्रिक का मतलब होता है जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं हों उसे सममात्रिक कहते हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं हैं, इसलिए वो सममात्रिक है। और 4 चरण इसमें होते हैं, 4 चरण का छंद होता है रोला। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 24 मात्राएं। और ये 24 मात्राएं एक साथ नहीं आती बल्कि 11, 13 की यति पर आती हैं। 11 पर थोड़ा सा रुकते हैं और फिर 13 मिला करके 24 हो जाती है। तो उत्तर आपको मिल गया, 24 मात्राएं हैं। अब एक छंद हम लिख देते हैं, देख लीजिए। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। अब मात्रा लगाने के पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, बहुत आवश्यक है। किसी भी छंद में आप प्रयोग कर सकते हैं, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। मात्राएं ह्रस्व वर्णों में, लघु वर्णों में एक मात्रा लगती है। कौन कौन से ह्रस्व लघु वर्ण हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री, चंद्रबिंदी जिनमें लगी है, और संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का मतलब है आधा वर्ण और पूरा वर्ण, इन सब में एक मात्रा लगेगी। फिर बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, और संयुक्त वर्ण के तुरंत पहले जो भी वर्ण लिखा है इन सब में 2 मात्राएं लगेंगी। बस इस बात को बहुत ध्यान रखना है। मात्रा लगाइए, जो ओ की मात्रा 2 मात्राएं, 2, छोटा एक, छोटा एक, छोटी ई एक, छोटा आ एक, दोनों में छोटा है 1 1, बड़ा है 2, छोटा 1, छोटी ई 1, बड़ा 2, वा छोटा छोटा में सब में 1, आई की मात्रा है 2, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा। मात्रा आप लगा लीजिए, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 के बाद ये तो लगी है 1 2 3 4 5 2 7 8 9 2 11 12 13, 11 13 24 मात्राएं होंगी। तो ये आपका रोला छंद लिखा हुआ है, ये इसके लक्षण है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा अन्य छंदों के लक्षण आप दिमाग में रखें तो छंद से एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप क्लियर कर लें। फिर अगला प्रश्न आता है सामने आपके, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प पहचाने। मक्खियां मारना मुहावरा, बेकार का काम करना, गंदा काम करना, बेकार बैठे रहना, जल्दबाजी दिखाना। सही उत्तर है बेकार बैठे रहना, मक्खियां मारना, बेकार बैठे रहना, कोई काम न करना। अगला प्रश्न है,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। ये देखिए, हृदय में पढ़ने से, पंक्तियाँ पढ़ने से हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। ऐसा जहाँ पर हो उत्साह, तो वहाँ पर वीर रस होगा, ये वीर रस होगा। रौद्र रस वहाँ होगा जहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो, शारीरिक क्रियाएँ चेष्टाएँ हों, ज़्यादा बोले, समझ लो रौद्र रस। भयानक वहाँ जहाँ डरावनी वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा हो, भयानक। अद्भुत वहाँ होगा जहाँ पर जिस वस्तु को नहीं होना चाहिए वहाँ उसके दर्शन कराए जाएं, कल्पना से परे वस्तुएं बताई जाएं, वहाँ भयानक होगा। तो इस प्रकार इसमें कौन सा वीर रस होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। ये सामने आपके निम्न वाक्य का कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तित वाक्य क्या होगा। वाक्य लिखा हुआ है राम स्कूल जाता है, और ब्रैकेट में लिखा है सामान्य भविष्य, यानी इस वाक्य का परिवर्तित रूप सामान्य भविष्य में क्या होगा। आप वाक्य देखिए चारों, राम स्कूल जा रहा है तो वर्तमान काल में है, क्रिया हो रही है। राम स्कूल जाता था, क्रिया हो गई तो भूतकाल में है, भविष्य नहीं है। राम स्कूल जाएगा, अभी क्रिया नहीं हुई, बाद में होगी, तो ये आपका भविष्य काल में है, यही एक क्रिया भविष्य का है। और राम स्कूल जाता होगा, क्रिया इस समय ही अगर हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी। संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, तो ये वर्तमान का ही है। तो इस तीन वाक्य में जो कोई भी भविष्य काल का नहीं है, केवल एक वाक्य है राम स्कूल जाएगा, यही भविष्य काल का है और सामान्य भविष्य का है। सामान्यतः क्रिया भविष्य में होगी। तो इस प्रकार से विकल्प आपको मिल गया। आगे आते हैं, उपाधियों यानी डिग्रियों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। आप दिखा है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। देखिए उपाध्याय जैसे आपके लिखी है यम ए एल बी पी एच डी, अब यह दिखा है इनके बीच में यहाँ पर ये चिन्ह लगता है। आप ध्यान देखे होंगे, ये कौन सा चिन्ह है, ऐसे लगाया और ऊपर ये बिंदु, इसे कहते हैं अर्धविराम कहते हैं। उपाधियों के मध्य में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, बहुत ध्यान से समझ लें। अर्धविराम, अल्पविराम जब वाक्य के बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ अल्पविराम। पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाए तो पूर्ण विराम। और योजक चिन्ह शब्दों के मध्य में लगता है, योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न में आने, लंबोदर शब्द का सही समास विग्रह होगा। लंबा धन उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा और उदर, लंबा सा उदर। सही विकल्प बहुब्रीहि समास है इसमें, लंबा है उदर जिसका वह कोई, बहुब्रीहि समास, ब्रीहि, यही उत्तर होगा। लंबा है उदर जिसका वह कोई, अर्थात कोई, गणेश जी। तो तीसरे शब्द की ओर ले जाए वो आपका पसेरी शब्द में कौन सा समास होगा। पसेरी, 5 शेरों का समूह, जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो और समूह के अर्थ में आवे तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो उत्तर क्या है इसका, द्विगु समास ये होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के चिन्ह लुप्त करके शब्द को छोटा किया जाता है, वहाँ तत्पुरुष होता है। और बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पर दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पर और या वा अथवा जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप किया जाता है, वहाँ द्वंद्व होता है। तो पसेरी, 5 शेरों का समूह, द्विगु समास। अगला है, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर के उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे। तो यहाँ पर अयन शब्द है, अधिधन अयन, अधिधन अयन, तो ये आधे उपसर्ग है, ये उत्तर आपका अध्ययन। अगले प्रश्न में आते हैं, ये दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने, यानी विलोम बताना है। सहोदर, विकल्प है अन्योदर, सहोदरा, संपूर्ण, सम्मोहक। देखिए सहोदर उसे कहते हैं एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। जैसे सगा भाई है वो सहोदर है, अगर बहन है तो उसे सहोदरा कहते हैं, तो वो उसका विलोम नहीं होगा। एक ही माँ के गर्भ से वो भी जन्म ले रही तो सहोदरा नहीं होगा। अन्योदर, जो
दूसरी माँ की कोख से जन्म ले। एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले को सहोदर और दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाले को अन्योदर कहते हैं। तो सहोदर का विलोम अन्योदर होगा। सही उत्तर अन्योदर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही विलोम का युग्म है? जोड़े दिए हुए 4, इनमें सही विलोम युग्म बताना है। सार्थक अर्थक, घृणा द्वेष, बैर प्रीति, सघन तरल। अब देखिए, सार्थक का अर्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा, निरर्थक। घृणा का द्वेष नहीं होगा बल्कि प्रेम होगा। सघन का तरल नहीं होगा सब बल्कि विरल होगा। तो ये तीनों गलत है। बैर का प्रीति ये सही विकल्प है, बैर प्रीति ये सही विलोम युग्म है। फिर अगला है ये आपका, पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? पितृ शब्द है, ऐसे है पितृ, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया तो शब्द बनेगा पैतृक। ये बना पैतृक, ये विकल्प सही होगा, पैतृक। फिर अगला है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, ये उत्तर है। और कौन कौन से भेद हैं? पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। और इस पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए और जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो सब आप इस चार्ट से समझ जाएंगे। दूसरा है निजवाचक, निजवाचक। और तीसरा है निश्चयवाचक। और चौथा है अनिश्चयवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक। और छठवां है संबंधवाचक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो जो हैं वो आपको पता हो। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक हैं, जिसमें उत्तम पुरुष वक्ता के लिए स्वयं अपने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें है मैं, हम, हमें। ये मध्यम पुरुष जो श्रोता सामने वाला जिससे बात कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर जो शब्द आएगा वो मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम, आप। ये अन्य पुरुष वक्ता श्रोता के अलावा अन्य कोई स्त्री या पुरुष है उसके नाम के स्थान पर जो शब्द आए अन्य पुरुष हैं, जैसे वे, उन्हें, उनको, उनका। ये शब्द आपके अन्य पुरुष में आए। निजवाचक सर्वनाम का रूप जो है आप शब्द है। जब आप शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, आप भला तो जग भला, तो आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया गया तो निजवाचक है। निश्चय बताने के लिए जो सर्वनाम आते हैं जिसमें यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ, बाहर कोई आया है, पानी में कुछ पड़ा है, तो अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न करने के लिए जो सर्वनामों में क्या, कौन, जैसे बाहर कौन आया है। संबंधवाचक जो, शो, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो जो शब्द संबंध बता रहा वह के साथ। तो ये सारे शब्द तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से शब्द हैं, बहुत अच्छे से वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप अच्छे से देख लीजिए, इससे आपका सर्वनाम में कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यह है, जो शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, वो विशेषण है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये सामने आपके है,
मनोहर शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा? मनोहर, मन धनहर, मनोधनहर, मनः धनहर, मन धन ओहर। सही विकल्प है मनः धनहर, मनः धनहर। ये है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। जैसे तमोगुण, जैसे तमः धन गुण, तमोगुण। जैसे सरोवर, सरह धनवर, सरोवर। ये सब एक ही नियम इसमें लग रहे हैं, ये सब में विसर्ग संधि है। तो मनोहर विसर्ग संधि का मनः धनहर। इस तरह अगले प्रश्न में आते हैं। नद्यंबु कौन सी संधि है? नदी धन अंबु, नदी धन अंबु। नदी में बड़ी ई, अंब में छोटा आ, ई के स्थान पर हो गया या, और आ वैसा ही बना रहा। अब आपका ना है, दा में हलंत लगा है, ई तो या हो गया, और अम्ब आधा माँ और बा। अब इसको जोड़ दिया, ना दा में ये है, या ये है, और इसी को ऐसे लिया गया नद्यंब। जहाँ ई या में परिवर्तित हो जाए वहाँ यण संधि है। नदी धनंबु, नद्यंबु में यण संधि है। फिर आगे आते हैं ये, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ बहुत चर्चित रही हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद के निहालपुर की रहने वाली थी और वीर रस की कवयित्री थी। इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी। तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न वाक्य में सही शब्द विकल्प से चुनकर भरें। ये लिखा हुआ है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। कबीरदास की लाइनें हैं, आप याद करें, आपने कभी पढ़ी होंगी। मैं बपुरा बूढ़ न डरा रहा किनारे बैठी। बपुरा, मैं बपुरा, बपुरा का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख। मैं बपुरा डूब न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास ने लिखा था, बपुरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे आ जाए अगला। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है? देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है और वर्ण मूलतः दो प्रकार के हैं, स्वर या व्यंजन। जो वर्ण न तो स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, उन्हें किशोरी दास वाजपेयी ने एक अलग वर्ग बना दिया, अयोगवाह। उस अयोगवाह में कौन से वर्ण आते हैं ये बताना है। अयोगवाह में दो वर्ण आते हैं, अंक अह। अंक को कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार ये अंक है। और आहा को कहते हैं विसर्ग, ये आहा। किसने बताया था वर्गीकरण? किशोरी दास वाजपेयी ने। किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने अयोगवाह का समूह बनाया। तो अयोगवाह में अंक अह आते हैं, इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ये 35 प्रश्न और जिन बिंदुओं से दिए गए हैं उन बिंदुओं को आप अच्छे से पुनः तैयार करें। हम आगे वीडियो लेकर के जोड़ आएंगे, उसमें भी नए क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या होगी। और आप जब दोबारा दूसरा वीडियो देखेंगे तो इन बिंदुओं को आप अगर अच्छे से फिर से पढ़ लेंगे, हमारे वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेंगे, तो आगे वाले प्रश्न आप फटाफट बताने लगेंगे। इस प्रकार से जब अगले वीडियो में आएंगे तो हमारे व्याख्या के पहले आपको उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। इससे लगातार वीडियो में बने रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। और आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे का आप कोई भी लिंक आपको तत्काल मिल जाया करे। तो ये 35 प्रश्न आपके सामने यूपीपी की परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीएसआई की परीक्षा आएगी, सुपर टेट की परीक्षा है,
टेट की परीक्षा है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको पढ़ सकते हैं और हम इसी तरह से आपको वीडियो आपके लगातार सामने आते रहेंगे और ध्यान से उनको दोबारा तिबारा रिवर्स करके आप ज़रूर पढ़ा करें, जिससे उस व्याख्या के माध्यम से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएँ और आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकें। हिंदी विषय सरल होता है, सभी बच्चे अधिक से अधिक अंक इसमें हासिल करते हैं। आप सबसे ज़्यादा पूरे 100% हासिल करेंगे तो आप परीक्षा की फाइट पे बने रहेंगे और अन्य विषय भी पढ़ने हैं। चलिए फिर आगे के अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।